तो किताब में जो आइडिया इस तरीके से शुरू होता है, भाई एक चूहा दे रखा है, दो चूहे हैं आइडेंटिकल हैं, चूहे हैं आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक हो रखा है इतना भारी भरकम मोटा और एक हो रखा है बिल्कुल लीन बढ़िया हेल्दी। जो मोटा है वो फिर और भी ज़्यादा ससेप्टिबल है बहुत सारी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। अब ये है क्वेश्चन कि भाई जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो फिर एक इतना मोटा और एक इतना छोटा हो कैसे गया? क्योंकि हमको तो आज तक यही समझाया गया है कि भाई आप जब पैदा होते हैं, तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि भाई लोगों का दिमाग इस चीज़ पे कैसे काम कर सकता है कि हॉरोस्कोप देख करके लोग बताते हैं कि अच्छा आपके जो लोग हॉरोस्कोप देखते हैं वो लोगों को ज़रा 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रेमाइस है, जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि भैया आप कि जो ग्रह वगैरह हैं जो होते हैं हमारे आसपास, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब कि हम ज़िंदगी में क्या करेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा, या ग्रेविटेशनल जो प्रभाव होता है उसकी बात कर रहे हैं? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस ताकि आप भी उस आइडिया की एब्सर्डिटी को देख पाएँ। और असल में हुआ क्या था ना कि ये जब लिखा जा रहा था तो ऐसे लिखा जा रहा था कि भाई ये जो एक तो होती हैं जो धरातल पे होती हैं, जब जहाँ अर्थ वगैरह है, ये तो हो गया अर्थ दुनिया, है ना। और एक होता है जो दुनिया से परे है, मतलब जो बेहतरीन है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, मतलब ये दूसरे ग्रह, सूरज, चंद्रमा, यहाँ दूसरे लोग रहते हैं, यहाँ बेहतरीन ज़िंदगी है होती है, तो उनका प्रभाव जो है हमारे ऊपर होता है। अगर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई ये तो ग्रह हैं, तो ग्रह का अगर जो कि लोगों को आर्गूमेंट देते हुए मैंने सुना है कि भाई देखो, पहला आर्गूमेंट तो लोग ये देते हैं कि जब चंद्रमा जो है, ध्यान से सुनना दोस्तों बड़ा मस्त है कि चंद्रमा जो है अगर पानी की लहरों को इतना उछाल सकता है और इतना कम कर सकता है, तो हम भी तो 70% पानी के बने हैं, तो हमारे अंदर में वो चीज़ें उछाल नहीं पैदा कर सकता। हाँ, तो पानी में उछाल पैदा करे ना हमारे शरीर के अंदर में, बाकी चीज़ों में क्यों कर रहा है, जो कि नहीं है। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से लोगों को जो दिखता है ना, उसी को वो प्रमाण मारने की कोशिश करते हैं, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। और ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वही चीज़ हो। कैसे? देखने में तो ये लगता है कि सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन, अब तुमको भी मालूम है कि भाई भैया ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह स्थापित है और ये जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। और ये भी एक कदम आगे की इन्फॉर्मेशन ये है कि भैया ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सूरज बिल्कुल स्टैटिक है और अर्थ उसकी चारों तरफ चक्कर काट रही है। असल में एक सेंटर फोकस के पर अर्थ और अर्थ और अर्थ और सूरज दोनों के दोनों एक कॉमन सेंटर को लेकर के एक दूसरे उससे कॉमन सेंटर के ज़रिए गोल गोल घूम रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन सूरज का मास इतना ज़्यादा है कि वो जो सेंटर ऑफ दोनों अर्थ और सूरज का जो सेंटर है वो सूरज के भीतर ही पड़ जाता है। वो ज़्यादा हमें वो नज़र नहीं आ पाएगा कि सूरज भी घूम रहा है। और ये आपको दिख सकता है कि जब दो इक्वल मास के सूरज या इक्वल मास के जब स्टार जब एक दूसरे के उसमें आते हैं, फिर वो दोनों घूम रहे होते हैं, फिर दोनों घूमते 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 एक दूसरे में समा जाते हैं और फट जाते हैं। तो लोगों को ये लगता था कि भाई हम यहाँ धरती पे हैं और ऊपर जो है बाकी जो ग्रह हैं। और उस वक्त जो टेलीस्कोप से नज़र आते थे, उस वक्त भाई बड़े बड़े ग्रह नज़र आते थे, शनि नज़र आ जाता था, बृहस्पति नज़र आ जाता था, अपना मून नज़र आ जाता था, मंगल नज़र आ जाता था। तो वही जो ग्रह उनको दिख रहे थे, वही उनको लगा कि अच्छा यही है ग्रह और इन्हीं का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा मान लिया इनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई, भाई टेलीस्कोप बेहतरीन हुए। टेलीस्कोप ने बताया भैया देखो ऐसा है कि तुमने देखो मून को कंसिडर कर रखा है, मून तो उपग्रह है ना, मून धरती अर्थ का उपग्रह, उसका तो प्रभाव है, लेकिन तुम जिस ग्रह पर खड़े हो उसी का प्रभाव नहीं है। क्योंकि लोग ये मानते ही नहीं थे कि हम ग्रह है इस तरीके का, हम मानते थे कि भैया हम सेंटर में हैं। जियो सेंट्रिक थ्योरी इसको बोला जाता था ना, कि हम सेंटर में हैं और जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो देखने में यही लगता था कि ये सामने चंद्रमा है, ये सूरज है, ये बृहस्पति है, वो शनिचर है, ये मंगल है, ये वीनस है, और ये यही ग्रह हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर डालेंगे। लेकिन फिर पता चला भैया हम जिस पे बैठे हैं वो भी तो अर्थ है। लेकिन कोई नहीं,
कभी नहीं सुना होगा भैया भाई साहब, आप ये तो बोल देंगे हाँ जी आपका शनिचर जो है वो चौथे घर से आठवें घर में प्रवेश कर गया है और आपका बृहस्पति जो है वो सामने की उग्र दृष्टि से जो है उसको देख रहा है। अरे भाई, जिस ग्रह पर तुम बैठे हो उस ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या तुम पे? एक ये वाला आइडिया हो गया। दूसरा आइडिया कि जिस तरीके से मैंने अभी अभी ये बात बोली कि भाई तुमको लगता है कि धरती सेंटर में है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, बिल्कुल उसी तरीके से चंद्रमा कोई टाइड वाइड नहीं लेके आ रहा है। होता यूँ है कि चंद्रमा की वजह से जो पानी है वो आकर्षित होता है। तो होता यूँ है कि पानी जब उठ जाता है तो एक बल्ज बन जाता है धरती के ऊपर, और धरती जब घूम रही है तो उस बल्ज जो पानी है उसके अंदर में जाती है। तो धरती, कोई पानी उफान नहीं आ रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई पानी बढ़ चढ़ नहीं रहा है। असल में जिस तरीके से जब हम धरती पे बैठे थे तब तक हमें लगता था कि सूरज जो है उग रहा है और सूरज जो है डूब रहा है, जो कि नहीं था। अब तुम्हें मालूम है अच्छे तरीके से कि भैया धरती जो है इस तरीके से मूव करती है, फला 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 फला, इतना लंबा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा तब जा कर के समझ में आएगा। अच्छा, इसलिए नज़र आता है, लगता है कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, लेकिन धरती जो है चक्कर काट रही है सूरज के। उसी तरीके से चंद्रमा की वजह से वो टाइड नहीं आ रही है, चंद्रमा की वजह से तो खाली वो पानी का बल्ज बन गया। एक तरफ चंद्रमा की वजह से बन गया, एक तरफ तुम्हारा सूरज की वजह से भी, और भी कारण है। क्योंकि खैर मैं उसको फिज़िक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, फ़िलहाल ज़्यादा अगर करेंगे तो फ़िलहाल केवल कितना कि भैया बल्ज बन गया है और धरती उस बल्ज में अंदर घुस रही है, और इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि पानी ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन पानी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, धरती पानी में घुस रही है और बाहर आ रही है। क्योंकि हम सेंटर, ये सब कब बनाया गया, ये मान करके बनाया गया ना कि हम सेंटर में। तो हम सेंटर में तो लोगों ने कहा कि भैया ये तारे वारे हैं, ये जो हैं ये बदल नहीं रहे। अब वो बदल तो रहे हैं, लेकिन भाई इंसान का समय इस धरती पे कुछ भी नहीं है। तो इंसान जब 1000 साल भी बिता लेता है तो तारों की पोजीशन वैसी की वैसी है। लेकिन क्या तारों की पोजीशन वैसी की वैसी है? भैया तुम मंगल ग्रह पे जाओगे, तारों की पोजीशन बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन हम वो समझते ही नहीं थे, हम सोचते थे कि केवल सेंटर में अर्थ है। अब पता चल गया सेंटर में अर्थ नहीं है। कि अब जब मंगल पे बैठ करके देखेंगे तो जो सेलेस्टियल जो हम वो बना लेते थे, कॉन्स्टलेशंस बना लेते थे कि ये सप्तऋषि है और ये फला है, तो वो तो वहाँ जा कर के दिखने वाले हैं नहीं, मंगल ग्रह पर जा कर के दिखने वाले हैं नहीं। तो ये वाला भी आइडिया, जब जो कॉन्स्टलेशन है वो केवल और केवल नज़र आ रहे हैं और वो भी बदल जाएंगे, वो तो अर्थ, वो तो समय ये जो है वो इतनी दूर से उनकी पोजीशन को चेंज होने में बड़े हज़ारों साल लग जाएंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक एक करके आपको पता चल रहा होगा कि भाई किस तरीके से हॉरोस्कोप जो है बोले कि अच्छा क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोगों का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। लोगों को अगर अच्छा मिलता है, खुशी मिलती है तो कर लो। बोले कि भैया देखो ऐसा है कि यही चीज़ एक कदम आगे बढ़ेगी तो ऐसे लोग भी आएंगे जो तुमको पागल बना करके ये बेचेंगे भी, और ऐसे लोग भी आएंगे जो झूठ बोल करके तुमसे पैसे भी निकलवाएंगे और ये भी बोलेंगे कि भैया ऐसा होता है। और फिर वो जो चीज़ है ना, 5, 10, 50 साल के बाद में वही चीज़ विच क्राफ्ट में बदल जाएगी। क्योंकि लोग आएंगे, बोलेंगे, तुम्हें दिखाएंगे कि अच्छा ये आपका हॉरोस्कोप है और आपका ऐसा ऐसा वो बन रहा है कि आप ऐसे, बच्चा जो है मंगल भारी है, शनि भारी है, तो ये ऐसा ऐसा वो कराना पड़ेगा, पैसा वैसा दो। वही चीज़ जब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी तो वही चीज़ विच क्राफ्ट में बदल जाती है कि भाई सॉल्यूशन दो, भाई अच्छा ये वाली पूजा करानी पड़ेगी, इसमें इतने रुपए लगेंगे। अच्छा नहीं कराओगे तो भैया वो बताएंगे कि नहीं नहीं, फिर उसके अंदर में एक कदम आगे जाएगा कि भैया आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। जादू टोना करेंगे तो बोले कि इस औरत ने किया हुआ, इस औरत को जिंदा जला दो तभी यह काम होगा। और वो चीज़ केवल और केवल हॉरोस्कोप में विश्वास करना, थोड़ा सा ही आगे बढ़ाओ किए उसको, तो वही चीज़ विच क्राफ्ट में बदल जाएगी। और वहाँ पर तो लॉजिकल समझ में आ जाता है तुम्हें कि हाँ हाँ यार ये तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो गलत बात है। वैसे कुछ लोग होंगे बोलेंगे नहीं नहीं वो भी हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वक्त आएगा कि बोलेंगे कि भाई ये आपका बच्चा है, पैदा हुआ है और इसका हॉरोस्कोप देख करके पता चल रहा है कि ये तो भैया बहुत ख़तरनाक बच्चा है और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली थी वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी, आप तबाह हो जाएंगे। और इसका एक ही तरीका है कि फिर ये जो बच्चे हैं इसको मार दिया जाए। तो क्या मार देंगे?
तो फिर वही चीज़ जो आपको लग रहा था कि यार इससे थोड़ी किसी का नुकसान होने वाला है, वही चीज़ आगे चल कर के विच क्राफ्ट में बदल जाएगी और वही चीज़ के बेसिस पे लोगों को मारा जाएगा। और एक्चुअली मतलब आप खुद सोच कर के देखिए कितने सारे लोगों को केवल और केवल इस बेसिस पे मारा गया होगा कि उनके कि किसी पर्टिकुलर ज्योतिषी ने बोला होगा कि हाँ जी ये व्यक्ति आपके जीवन के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फलां औरत है और ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो फिर ये एक ही तरीका आपके पास बचता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि हमने हॉरोस्कोप का ज़िक्र इसलिए किया कि भाई कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने किस चीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं और किस चीज़ के लिए ससेप्टेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके हॉरोस्कोप के बराबर, तो वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। हमने इतनी प्रगति की है और वो भी 100% के साथ। देखो क्या है कि तुम जितना मर्ज़ी किसी भी दूसरी दूसरी जो पैरेलल मेडिसिन होते हैं ना, उसमें चाहे जितना मर्ज़ी विश्वास कर लो, लेकिन जब तुम्हें पता है कि भैया ये डिस्प्रिन है, सर दर्द है, ये मैं गोली खाऊंगा 5 से 15 मिनट के अंदर में मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा, तो तुम कितना मर्जी चिल्लाते रहो किसी दूसरी चीज़ को लेकर के, बंदे यही खाएंगे। और इसीलिए साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है, यही तर्क शक्ति इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी है कि लोग अपने फेथ को, विश्वास को भी आर्ग्यूमेंट से और दलील से और तर्क से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हर जगह तर्क ही चल रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भैया तर्क का मतलब ही है कि आप मतलब लोग उसको ठीक से ले नहीं पाएंगे। वो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला जो हमारा कोई किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर में जिक्र करेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि भैया किस तरीके से अगर कोई हॉरोस्कोप एग्जिस्ट करता है, और हाँ उसके अंदर में भी मैं बस एक बार हल्की सी बात कंप्लीट कर दूं कि वो जो था ना कि जिस तरीके से हमको लग रहा था जियो सेंट्रिक आइडिया कि हम तो सेंटर में, तो हमें हमें अपना ग्रह, अपना चंद्रमा दिख रहा था, बड़े बड़े ग्रह दिख रहे थे। अब जैसे चंद्रमा है वो तो उपग्रह है, और भाई उसके जो हैं शनि के, उसके भी तो अपने इतने सारे उपग्रह हैं, और जो हमारा बृहस्पति है उसके भी इतने सारे उपग्रह हैं, उनको तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम बैठ करके, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता गया टेलीस्कोप उस तरीके से नंबर ऑफ़ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी तो बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर उसका क्या करेंगे। और अगर नहीं नहीं ये एक बार बन गया, अब इतनी कैलकुलेशन कौन बैठ के करेगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई होगी वो बेहतरीन दिमाग वाले व्यक्ति ने की थी, जिसने भी की थी, जिन लोगों ने भी की थी, भैया बैठ करके वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया पोजीशन क्या है, कितने दिनों के बाद चंद्रमा जो है नज़र आ रहा है। तो अगर वाकई में कोई हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं जिसकी वाकई में एविडेंस बेस्ड है, जो हॉरोस्कोप तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल की जब हम सीक्वेंसिंग करवाते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग कराने के बाद हमारे पास, हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी जीन है और कौन सी जीन नहीं है। अब हर एक व्यक्ति जो है, हम जानते हैं कि 99.9% जो है हम आपस में सेम हैं। तो 99.9% का मतलब है हम 0.1% एक दूसरे से अलग हैं हमारे डीएनए के सीक्वेंस में। और ये जो भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल है 3 × 10⁻9 बेस पेयर का, तो 3 × 10⁻9 गुणा 1/100 = 10 × 3 × 10⁻7, तो तकरीबन 3 × 10⁻, नहीं 3 × 10⁻9 × 0.1/100, मतलब कि 3 जीरो हटानी पड़ेंगी, मतलब कि हो गया 3 × 10⁻6, मतलब 3 × 10⁻6। इतने जो हैं वो बदलाव हैं। अब जो भी व्यक्ति इस ऑडियो को सुन रहा है, उसको उसके और मेरे जेनेटिक मटेरियल में इतने बदलाव हैं, और ये बदलाव अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें से एक, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कई तरीके के हो सकते हैं, उसमें से जो सबसे आसानी से समझ में आ जाने वाला पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें चल रही हैं 11वीं 12वीं, तो अगर 11वीं 12वीं बायो से पढ़ी हुई है एक बार भी, तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। और हाँ, तो हम जो हैं एक दूसरे से 3 × 10⁻6 बेस पेयर पे अलग हैं, और जो, और ये इनको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब कि बहुत सारे मॉर्फ के। भैया मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 की सबसे ऊपर की तरफ, ऊपर से तीसरा नीचे की तरफ जाऊंगा, जो तीसरा जीन है, तीसरे जीन पे जो तीसरे जीन का जो 35वां बेस पेयर है, वो मेरे अंदर तो है ए, और वो तुम्हारे अंदर है सी, ये मान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल, अकेली जगह पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अकेला न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अकेला न्यूक्लियोटाइड जो बदला हुआ है तुम्हारे और मेरे अंदर में,
और भी याद रहे, और भी तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, चाहे तुम्हारा VNTR के नंबर में चेंजेस हो गए, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो तो ये पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा बता सकते हैं कि भैया ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि एशियन है, तो मान लो कि एशियन पीपल में एक पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म है, एक पर्टिकुलर बेस पेयर में चेंज है, जिसकी वजह से वो दारू को उतना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते जितना अच्छे तरीके से यूरोपियन लोग कर पाते हैं। तो असल में ये पूरा हॉरोस्कोप बन गया कि मुझे पता चल गया कि जिन जिन के जीन्स में ये वाला बेस पेयर लगा हुआ है इस फलां जीन के ऊपर में, वो लोग उतना अच्छे से दारू को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो और कुछ लोगों के सी लिखा हुआ है उसी जगह पे, तो वो लोग दारू को और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब ये तो हो गया पहले लेवल की बात कि भैया क्योंकि हम जीन्स को बदल नहीं सकते हैं, तो हम आपने सुना होगा कि भैया आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या चल रहा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपके अगर कोई बच्चा फैमिली नहीं है, कोई बच्चा अबैंडन्ड है, ऑर्फेंड है, पता नहीं है उसके माँ बाप कौन है, कुछ भी हमको उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसकी सीक्वेंसिंग करके हम वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है इसको डायबिटीज़ की भविष्य में जाकर के प्रॉब्लम होने की संभावना बड़ी अच्छी खासी है। मतलब आज की तारीख में पैसा दो और कन्फर्मेशन के साथ ये लेके जाओ। 23andMe कंपनी है, मतलब जो गूगल के वो हैं फाउंडर, उनमें से किसी एक की पत्नी है और उनके नाम की ये कंपनी है। और इस तरीके की और भी कंपनियां जो हैं वो पनप रही हैं कि भैया बस एक पैसा दो। मेरे ख्याल से 10,000 का तकरीबन 5,000 से 10,000 के बीच का टेस्ट होता है। एक टेस्ट ट्यूब भेजेंगे, उसके अंदर में एक स्वैब होगा, अपने मुंह में ऐसे रगड़ो, उसमें वापस डालो, वापस भेज दो, फिर उसमें से वो निकाल करके तुम्हारे जेनेटिक एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं कहाँ कहाँ से आए थे, तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल में कितना प्रतिशत हिस्सा कौन से एरिया से है, एशियन कितना है, कॉकेशियन कितना है, ये सब। और बताएंगे कि तुमको कैंसर होने की जो संभावना है वो कितनी ज़्यादा है, किस तरीके का कैंसर होने की संभावना है, तुम मीठा पसंद करते हो कि नमकीन ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो। मतलब कि ये तो व्यक्ति बिल्कुल ये हुआ ना हॉरोस्कोप कि व्यक्ति देख करके बता पा रहा है कि वो भी बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ कि तुमको क्या क्या प्रॉब्लम्स या किस तरीके का व्यक्तित्व है तुम्हारा होगा कि तुम चीज़ों को उतना अच्छा याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। भैया पता है ना, वो होमोडीज के अंदर वगैरह के अंदर में हम जब जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके हम, अब जो अमीर लोग हैं वो अपने अंदर में, वो अपने बच्चों के अंदर में वो पॉलीमॉर्फिज्म डलवा लेंगे जिससे कि वो एनालिटिकल रीजनिंग्स वगैरह में बड़ा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे म्यूटेशन और ऐसे जीन्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हाइपर अगर ज़्यादा मात्रा में अगर व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो हमको तो मालूम पड़ रहा है कि अच्छा इस तरीके की, तो हम उसका जीन जो है पढ़ के बता सकते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति जो है इस तरीके का, इसका ये गुस्सा व्यक्ति जो है ज़्यादा करेगा या ये गुस्सा जो है कम करेगा। मतलब जो चीज़ हॉरोस्कोप को बताना चाह रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। और देखना कि आगे आने वाले भविष्य में लोग ना कुछ बदल देंगे, कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, इसको जोड़ देंगे कि हमको तो पहले से ही पता था ये ऐसा होता है। भाई जीन जो होते हैं वो कैसे जाएंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोटीन कैसे बनते हैं, म्यूटेशन क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है जेनेटिक्स में आ जाती हैं। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर एक और लेवल है जहाँ पर जेनेटिक्स डिसाइड होती है, मतलब कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा, इससे एक कदम ऊपर भी डिसीजन होते हैं। तो एपी का मतलब ऊपर होता है, तो एपीथैलेमस, एपिकोटाइल, एपीलॉग, ये सारे के सारे शब्द सुने होंगे तुमने। एपी का मतलब ऊपर, तो एपी जेनेटिक्स का मतलब हो गया जेनेटिक्स से एक कदम ऊपर। तो होता यूँ है कि कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस होगा कितना नहीं होगा, तो हमारा जो डीएनए आप जानते हैं पैकेजिंग करके रखते हैं हम डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके से, या तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर मिथाइलेशन वगैरह करके, या डीएनए के ऊपर ही मिथाइलेशन वगैरह करके कौन सा पर्टिकुलर जीन कितना ज़्यादा एक्सप्रेस होगा और कितना कम एक्सप्रेस होगा इसको निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जब व्यक्ति दारू पीना शुरू करता है तो सब लोग जानते हैं कि 2 पैग के अंदर में व्यक्ति झूम जाता है, टल्ली हो जाता है।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है फिर उसको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फिर एक वक्त आता है जब व्यक्ति चिल्ला रहा होता है तेरा भाई पूरा बोतल पी जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत है। और कैसे क्यों अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला पोर्शन ख़त्म करते हैं ज़रा। तो हाँ, तो हुआ यूँ है कि जब आप दारू पीते जा रहे हैं बार-बार दारू पीते जा रहे हैं, तो आपका लिवर है, लिवर के अंदर में आपके सारे के सारे सेल हैं, सारे के सारे सेल के अंदर में पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम्स में से एक जीन है वहाँ पर, और उस जीन का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि किस तरीके से अल्कोहल जो आप पीते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाए। लेकिन बॉडी को बार बार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये तो यार बार बार दारू पी रहा है, बार बार अल्कोहल, बार बार अल्कोहल, बार बार ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर में ले रहा है। तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, एक ख़ास तरीके का मिथाइलेशन वगैरह कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर जीन पर। और इस पर्टिकुलर जीन पर जब आप ख़ास तरीके का मिथाइलेशन कर देंगे तो बॉडी उस पर्टिकुलर जीन या उस पर्टिकुलर जीन को ही बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली एक्सप्रेस करने लगती है। मतलब पहले अगर तुम्हारे पास 50 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के मॉलिक्यूल रहते थे हर एक सेल में तैयार, तो अब जब तुम दारू पीना शुरू करोगे तो वो 50 की बजाय 60, 70, 80, 100 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। और यही वजह है कि आपकी दारू पीने की क्षमता जो है, क्योंकि हमारी दारू जो है वो टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी क्या करती है, लिवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको तोड़ता है। और जब तोड़ रहा होता है तो भैया कुछ मोर अगर आप ज़्यादा पी लेंगे, 15 मिनट में आपने 4 पैग लगा लिए, तो वो जब तक 2 पैग तोड़ेगा, बचे हुए जो 2 पैग हैं वो जा कर के ब्रेन में इधर उधर जा कर के आपको जो असर है वो शो कर सकते हैं। तो बस क्या होता है कि जब आप दारू पीना ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं तो वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का जो जीन है उसके ऊपर मिथाइलेशन वगैरह करके उसको हाइपर एक्टिव करके वो अब कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम बनाएगा, और उसकी वजह से आप कम समय के अंदर में ज़्यादा अल्कोहल को डाइजेस्ट कर पाएंगे, और फिर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति कोई कह रहा है, एक व्यक्ति जो नए 2 पैक के अंदर में टल्ली हो जाता है, कम पीता है, ज़्यादा नहीं पीता है, 2 पैक के अंदर में उसको नशा आ जाता है, जितना सुरूर जिसको बोलते हैं। और एक व्यक्ति बहुत पीता है और इसलिए उसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब वो पूरी बोतल पी जाता है, तब उसको जा कर के उस व्यक्ति के बराबर नशा आता है। ध्यान दीजिए, नशा दोनों व्यक्तियों में बराबर ही है, बस एक व्यक्ति को 200 रुपये के अंदर में वो नशा आ गया और दूसरे व्यक्ति को 1200 रुपये लगे हैं उस नशे को प्राप्त करने के लिए। है दोनों बराबर ही लेवल पे, बस एक के अंदर में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कम था, दूसरे के अंदर में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा था। जिसके पास ज़्यादा था उसने ज़्यादा दारू पी, ज़्यादा पैसा लगा उसका सेम नशा अटेन करने के लिए, सेम सुरूर अटेन करने के लिए। तो ये बेवकूफ़ हुआ ना, इसको तो पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ज़्यादा पैसा दे करके, मतलब ये तो वही बात हो गई कि सेम पैंट सेम कंपनी की तुम दोनों खरीद के लाए, एक बंदा 200 रुपये की खरीद के ले आया, एक बंदा 1200 रुपये खरीद के ले आया। तो जो 1200 रुपये वाला वो फालतू में चौड़ा हो रहा है कि देख तेरा भाई 1200 रुपये की पैंट जो है खरीद के लेकर के आया, भाई कहाँ से लॉजिक है पता नहीं। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जीन आपके बारे में बता सकता है कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि COMT जीन है जो कि वर्कॉलिज्म, कि आप कितना पागलों की तरह काम करते रहेंगे, आपका स्लीप इश्यूज़ कैसे होंगे, और आपका मेनोपॉज के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स किस तरीके से होंगे, कैंसर की क्या संभावना है, एनर्जी, एंथुजियाज़म और ये आपके अंदर में कितना रहेगा। और वाकई में क्योंकि एक हम जानते हैं ये आज की तारीख में कि एक पर्टिकुलर जीन हमारे एक से ज़्यादा ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकता है। अब भले से देखो कितनी, मतलब हॉरोस्कोप जो है वो कितने क्या ही बताएगा, आप किसी का जीन देख कर के केवल और केवल आप पूरे के पूरे जीन में एक पोजीशन, मतलब मैं तुम्हें बोलूँगा कि मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे क्रोमोसोम नंबर 17 के पी आर्म के ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए 27वें जीन के प्रमोटर से आगे 590वें स्टेप पे ए लिखा है कि सी लिखा है। और अगर ए लिखा है तो जो उसका ईयर लोब है वो फ्री होगा, और सी लिखा है तो उसका ईयर लोब अटैच्ड होगा। आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर में कुछ ट्रेट हैं जो केवल और केवल एक बेस पेयर से कंट्रोल हो सकता है।
चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे ये तो होगा जो नज़र डिज़ीज़ की फॉर्म में नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं है, डिज़ीज़ की फॉर्म में नज़र नहीं आते। चाहे मेरी विडोज़ पीक हो कि कुछ लोगों के माथे पे ऐसे वी शेप बन जाती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है। ईयर लोग कुछ लोगों का खुला होता है, डिटैच होता है, कुछ लोगों का जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा कुछ लोग टंग रोल कर सकते हैं, कुछ लोग टंग रोल नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जो कि एक बेस पेयर से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पॉइंट म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक तरीके से सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, जब उसके अंदर में कुछ ज़्यादा बदलाव न आ रहा हो तो ये कुछ एग्जांपल हैं उन सारी चीज़ों के जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। अगली जो चीज़ किताब में डील की जा रही है वो ये कि आपको ये बात समझनी होगी कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में जो हम आजकल अगर आप देखें तो डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ लिखता है ज़्यादातर वो केवल और केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं। मतलब एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो होम्योपैथी के पैरेलल में उससे बदला लेने के लिए ये शब्द निकाला गया था, होम्यो, जिसमें सेम चीज़ ट्रीट करती है, और एलो मतलब जिसमें दूसरी चीज़ ट्रीट करती है। वो कभी हम डिटेल में कभी और ज़िक्र में जाएंगे होम्योपैथी और एलोपैथी के। फिर फ़िलहाल पॉइंट ये है कि आपको ये बात समझनी होगी कि देखिए, वो वैक्सीनेशन का एग्ज़ाम्पल लेकर के समझो कि वैक्सीनेशन के अंदर में भले से वैक्सीनेशन को मॉडर्न मेडिसिन के ज़रिए, साइंस के ज़रिए तैयार किया गया है, लेकिन लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके शरीर के अंदर में जब वैक्सीनेशन जाती है तो आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हाँ, होती है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ लगाई गई है वो ही आपको इम्यूनिटी दे रही है। असल में आपके शरीर के अंदर में वायरस के टुकड़े डाल दिए गए हैं। सिंप्लीफाइड वर्ज़न बता रहा हूँ अभी। वायरस के टुकड़े डाल दिए गए हैं और उन वायरस के टुकड़ों से लड़ते हुए बॉडी खुद ब खुद ये सीखती है कि अगली बार असली का वायरस जब आएगा तो उससे कैसे लड़ना है। उसी तरीके से जो आपको सर दर्द की दवा, मतलब आप खुद जाओ, खुद दर्द देखो कि आजकल पिछले 10 साल के अंदर में आपके दोस्त और आपने जब मेडिसिन ली है तो वो क्या मेडिसिन है। शुरुआत करते हैं डेंगू। डेंगू जो है वो वायरस से होता है, तो आपको कोई, जब आप डेंगू के लिए अस्पताल में भी भर्ती होते हैं तो आपको केवल आपके सिम्पटम्स को ट्रीट किया जाता है। आप लड़ आपकी बॉडी ही रही है, बॉडी को ही लड़ के रिकवर करना है। तो बुखार को कंट्रोल में रखना होता है, तो बुखार को कंट्रोल में रखते हैं, पैरासीटामोल दे के, डोलो 650 दे करके बुखार को कंट्रोल में रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉडी अपने आप इस वायरस से लड़ना सीखेगी और इस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर में शरीर खुद ब खुद सही हो जाएगा। चाहे आपको ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम हो तो उसके अंदर में जब आपको एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं, चाहे आपको पेन किलर दिया जा रहा है या NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जा रही है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए। मतलब कि जब आपको सर दर्द है तो सर दर्द पता थोड़ी है हमें किस वजह से है, कि भैया आपको माइग्रेन है, आपको एन्सेफेलाइटिस है, आपको मेनिंजाइटिस है, कि आपको ब्रेन के अंदर में हैमरेज हो गया है, किसी ने सर पे थप्पड़ मार दिया है, किसी ने स्ट्रेस हो गई है, नौकरी से निकाल दिया गया है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सर पे किसी ने हथौड़ा डंडा मार दिया है, क्या पता किस वजह से सर में दर्द हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे देते हैं, जिससे कि सिम्टम्स उस व्यक्ति को जो सर दर्द का सिम्टम है वो परेशान नहीं करेगा और उसके दौरान बॉडी जो है वो खुद ब खुद सीखेगी कि किस तरीके से इस चीज़ से पार पाना है। और अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है भैया कि तुम मॉडर्न मेडिसिन को त्याग करके, मैं केवल आँखें खोलो, देखो कौन चीज़ क्या काम कर रही है, बस सुनो, देखो, जानो। बिल्कुल डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे अरे भैया हम तो ये नहीं करेंगे, अरे भैया हम तो, सुनो केवल और केवल। आजकल क्या है कि वो एक्शनेबल एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। भैया ये बता दो करना क्या है, भैया ये बता दो करना, अरे भैया सुन लो, अब भाई तू क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम है केवल और केवल जानकारी प्रोवाइड करना। तो बात जो हो रही है वो यही हो रही है कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट असल में, मतलब मान लो कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो अगर उसको स्टैटिन्स दिए जा रहे हैं कि जिसकी स्टैटिन्स वो ड्रग होती है जिससे कि बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन को कम कराया जाता है,
तो अगर उसको स्टैटिन्स दिए जा रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल आगे चल कर के अगर कम नहीं हुआ और नलियों में जम गया तो फिर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से जो नसें हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं व्यक्ति की, आसान भाषा में। मैं कोशिश करूँगा हमेशा कि ये किसी के भी पल्ले पड़े ये पर्टिकुलर ऑडियोज़ ये तो जितना हो सके उन शब्दों का शब्दावली जो है वोकैबुलरी उस वोकैबुलरी में ना जाए जो लोगों को परेशान करती है। मतलब इसका डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते देखा है मैंने खुद ब खुद। जैसे कि मेरी भतीजी का जन्म हुआ था जब, तो फिर डॉक्टर केवल और केवल उसको नर्सरी में रखना चाहते थे। तो वो भैया मतलब उसको दिख रहा है कि सामने, भाई मैं साइड में खड़ा था कि दिख रहा है कि लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर भी जो फीमेल डॉक्टर थी वो बाकायदगी कर रही हैं कि भाई ओह वेल दिस इज़ अ माइन्यूट केस ऑफ टैकीकार्डिया सो वी हैव टू कीप इट अंडर सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, विल लेट यू नो। अरे भैया मैडम, भाई टैकीकार्डिया ब्रैकीकार्डिया काहे इतने बड़े बड़े शब्दों को उनके सब मुंह पे थप्पड़ मार करके आप इस्तेमाल कर रहे हो। दिल की धड़कन बच्चे की ज़्यादा तेज़ है आमूमन जितनी रहती है उससे थोड़ा तेज़ है, जितनी आमूमन बच्चे की धड़कन होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम है। हम उसको थोड़ा सा अभी ज़रा अपने निगरानी में रखना चाह रहे। अब इतना बोलने में जो है वो क्या जा रहा है, क्योंकि अब वो इतना बोलेंगे प्राइवेट अस्पताल है, पैसा कैसे लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइवेट अस्पताल तुम्हारा पैसा लेने के लिए, क्योंकि हमको लगता है ना मिडिल क्लास वालों को कि भैया हर हर दुनिया जो है लूटने के लिए हमें, नहीं भैया ऐसा नहीं है। प्लीज़ 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 प्लीज़, जब भी मैं किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी दूँ तो उससे कोई रूल नहीं बनाना है, ठीक है। लोग अक्सर क्या करते हैं रूल बना लेते हैं। हाँ सही बात है, ये प्राइवेट वाले होते ही ऐसे हैं, पैसा लेते हैं बस। नहीं भैया, हम अभी एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा स्पेसिफिक केस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसको जनरलाइज़ बना करके दुनिया को बर्बाद ना करें, जनरलाइज़ बना करके दवाइयाँ लेना बंद ना करें। लोग यही करते हैं चीज़। हमारा काम है अभी फ़िलहाल चीज़ों को शुद्ध उनके कोर तरीके से, उनकी शुद्ध वेशभूषा में समझना, बस इतना याद रखिएगा। तो जो जितनी भी बीमारियाँ आपको मिल रही हैं, मतलब ऐसा भी बीमारियों के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियाँ आप क्या देख रहे हैं अपने आस-पास में, देखिए किसी को फूड पॉइज़निंग हो गया, पेट दर्द हो रहा है तो क्या होगा, एंटासिड दे दिया जाएगा, एक एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा, एक प्रोबायोटिक दे दिया जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप केवल और केवल शरीर को भई दर्द से रोक दिया आपने, एंटासिड दे दिया और आप एंटीबायोटिक भी दे देते हैं उसके साथ में कि अब एंटीबायोटिक उन ड्रग्स के अंदर में आएगा जो कि जिसके अंदर में आप व्यक्ति को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके अंदर में भी 2 तरह की ड्रग हैं, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो लोगों को लगता है कि भैया ये फलाँ डॉक्टर है वो तो एक, अब देखिए कि किस तरीके से सारे चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। अक्सर आपने अपने आस-पास घरों के सुना होगा कि भैया हमारा तो फलाँ डॉक्टर है, एक खुराक देता है ऐसा बढ़िया व्यक्ति सही हो जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक खुराक में सही होने के लिए असल में जब आप रिक्वायर्ड डोज़ से जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा डोज़ देंगे तो इस बात की संभावना है कि व्यक्ति कम डोज़ेज़ के अंदर में अच्छा बेहतर फ़ील करने लगे। लेकिन ये समझिए कि जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर खेत के अंदर में जब बोला जाता है कि भैया यहाँ पर 1 किलो पेस्टिसाइड डालना, 1 किलो से ज़्यादा ना डालना, तो उसको लगता है अरे पेस्टिसाइड है, दवाई है, डाल दो पैदावार बढ़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड आप डालेंगे वही एनवायरनमेंट में जाकर के प्रॉब्लम कॉज़ करता है। अगर आपने 1 किलो ही डाला होता तो फिर वो एनवायरनमेंट के अंदर में इतनी प्रॉब्लम ना हो रही होती। तो पेस्टिसाइड का होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल ना किया जाना। कि लोग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो होता है वो पानी के ज़रिए बह कर के नदी में पहुँचता है और फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को जितनी ड्रग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे तो हो सकता है व्यक्ति को सही ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अच्छा लगने लगे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग है वो बॉडी के अंदर में कहीं इधर-उधर जा कर के किसी तरीके की परेशानी कॉज़ कर सकता है। दुनिया में क्या चीज़ है जो केमिकल की नहीं बनी है? एक तो लोग बोलते रहते हैं ये फलाँ केमिकल, फलाँ केमिकल। अरे भैया तुम 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में तुम्हें समझा दिया गया था दुनिया जो है केमिकल की ही बनी हुई है, कंपाउंड है, केमिकल है। दुनिया में क्या चीज़ है क्या जो केमिकल नहीं? अरे हम तो बुरे केमिकल की बात कर रहे हैं। अरे बुरा केमिकल भी कोई नहीं होता है बे। केवल और केवल डोज़ मैटर करती है। तो अगर तुमको जब फार्मेसी फार्मेसी पढ़ोगे या फिर आप एमबीबीएस पढ़ोगे तो चौथे या 5वें सेमेस्टर के अंदर में फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तुम्हें तो टॉक्सिकोलॉजी के पहले लेक्चर में ही आकर के गुरुदेव तुम्हारे को ये जानकारी दे देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान दे देंगे कि भैया देखो ऐसा है कि हर चीज़ से व्यक्ति मर सकता है। तुम बस शरीर के अंदर में उसका अमाउंट बेहतरीन कर दो, व्यक्ति एक ना एक कंसंट्रेशन पे उससे
व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। पानी अगर व्यक्ति को ज़्यादा दे दिया जाए तो भी मर जाएगा तो कोई ये हर एक चीज़ टॉक्सिक है। ओनली द कंसंट्रेशन मेक्स समथिंग टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी किसी चीज़ की इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो अगर आप जो निर्धारित वैल्यू है उससे अगर आप ज़्यादा कोई पर्टिकुलर ड्रग लेने की कोशिश करेंगे कम समय के अंदर में, तो फिर वो आपको नुकसान कर सकती है। तो हम आ रहे थे, वापस आते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर में कि आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये फलां जगह चोट लग गई है, ये इस तरीके की चीज़ें जो आपको अमूमन देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा काम कर रहा है। आप केवल और केवल उम्मीद करते हैं कि भैया जैसे चोट लग गई किसी को, तो चोट लगने पर घाव तो भरना जो है वो शरीर का ही काम है। शरीर के सेल ही डिवाइड करेंगे और वह उस घाव को भरेंगे। आप केवल और केवल उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, पट्टी-वट्टी लगा करके एक स्टेराइल एनवायरनमेंट दे देते हैं जिससे कि किसी और तरीके का बैक्टीरिया वहाँ जो है वो ग्रो ना करें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बस हेल्प पूरे सिनेरियो में हमें ज़्यादातर, ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर ये देखने के लिए मिल रहा है कि हम केवल और केवल बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी जो है वो बेहतर काम तो उसने खुद ही करना है। चाहे वो डेंगू से पार पा रहा हो, चाहे वो कोविड से पार पा रहा हो, चाहे वो भाई बहुत ज़्यादा सीवियर कोई सिचुएशन जो हो जाती है, तब जा कर के हम रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हम सिम्टोमेटिक जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब जब बॉडी को जब आप खुद ही ठीक होना है तो फिर वो आपको कैसे करना पड़ेगा, वो आपका लाइफ़स्टाइल, आपका आचरण, आपको अगर आप डायबिटीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं तो फिर आपको उसी तरीके का आचरण रखना पड़ेगा कि आप या तो दवाई खाते रहें, पेलते रहें, तो वो तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो ट्रांज़िएंट सॉल्यूशन है। तो फिर आपको आपके लाइफ़स्टाइल में, खाने में, एक्सरसाइज़ में, इन्हीं चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप जीन के लेवल पे ठीक पाएँ, क्योंकि जीन के लेवल पे भी आप ठीक होते हैं और वो आइडिया वहीं से आ रहा है कि किस तरीके से आप जिस तरीके से ज़्यादा दारू पीने की वजह से वो आपने लाइफ़स्टाइल बदला, उसकी वजह से आपका जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़ का जो जीन है वो ज़्यादा बनने लगेगा। उसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, अगर आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, अच्छा खाएँगे, अच्छा बॉडी को देंगे, तो फिर बॉडी बाकी जीन्स के ऊपर भी इसी तरीके का मिथाइलेशन और करेगी और ज़रूरत के अनुसार आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो शरीर खुद ब खुद प्रोवाइड करेगा। तो कॉम्बिनेशन मतलब वही है कि रास्ता कहीं बीच से होकर के गुज़रता है। मैं बस जानकारी देता जाऊँगा आपको, आपको इस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है।